Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in mass spectrometry. Today, our topic is ionization and ion sources. We have different methods in mass spectrometry which are used to convert molecules into ions. We know that in mass spectrometry we analyze the ions. So the first method which I will discuss here is the electron impact ionization. So let's start with ionization and ion sources. This electron impact ionization, abbreviated as EIMS. We know that अगर आपके पास एक जो है वो सिर्फ आप आयन सोर्स को जो है वो डिस्कस करें हैं, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ हमारे पास फिलामेंट है, मैं सिर्फ इसको जो है वो दिखाऊंगा। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। एंड हियर वी हैव मॉलिक्यूल्स। सो इट मीन्स दिस इज फिलामेंट। ये जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप है जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे। दीज आर सैम्पल मॉलिक्यूल्स विच वी हैव टू एनालाइज. So when molecules they come close to the electrons, then they are ionized. So we already mentioned this equation. जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे, then we have molecular ion. So there are though there are two chances for the formation of these ions. The first one is the formation of these positively charged ion, and second is the formation of negatively charged ion. I have already discussed that the probability of formation of positive ions is always greater as compared to the formation of negatively charged ion. This is because आप अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी जो है वो एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इस पर स्ट्राइक करेगा और ये किसी नेगेटिव आयन में जो है वो कन्वर्ट होता है, देन ऑल द ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये सारी जो है वो इस मॉलिक्यूल में जो है वो एड अप हो जाएगी. एंड दिस मॉलिक्यूल इट हैज़ हाई इंटरनल एनर्जी. When it has high internal energy, its stability is decreased. तो इट मीन बहुत से ऐसे आयन्स होंगे जिनके मॉलिक्यूल आयन जो है वो अपीयर ही नहीं हो पाएंगे इन मास स्पेक्ट्रम. क्यों? क्योंकि जैसे ही एनर्जी इस मॉलिक्यूलर आयन की बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स वाई हम जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स. वी नो दैट they are more structurally informative as compared to negatively charged ion. इसकी रीज़न ये भी है, अगर फ़र्ज़ करें आपके मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप है या उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप है या उसमें जो है वो हैलोजन्स हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इस तरह के जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि जिनके नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं. तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स में ये फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो मास स्पेक्ट्रम में जो डोमिनेटिंग पीक्स होंगी वो इन एनाइंस की जो है वो होंगी. मिसाल के तौर पे NO2 नेगेटिव की पीक जो है वो डोमिनेट कर जाएगी, या OH नेगेटिव 17 पे ये पीक जो है वो डोमिनेट कर जाएगी, या आपके पास Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव. तो एज़ कम्पेयर टू के आप जो है वो कार्बन के स्केलेटन को एनालाइज कर सकें या दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को एनालाइज कर सकें, आपके मास स्पेक्ट्रम में जो डोमिनेटिंग पीक्स होंगी वो ये इन एनाइंस की होंगी. सो दैट्स वाई हम जो है वो एज़ कम्पेयर टू कि आप नेगेटिवली चार्ज आयंस को जो है वो एनालाइज करें इन मास स्पेक्ट्रम, हम प्रेफर करते हैं टू एनालाइज दीज पॉजिटिवली चार्ज आयन because they give more structural information as compared to the negatively charged ions. So energy of electron beam हम जो है वो अगर आप आयोनाइजेशन की बात करें,
देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का जो है वो 9 होगा, 11 होगा, 12 होगा या 15 तक। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू cations. So it means first ionization potential of most of the organic compound, it is between 8 to 15 electron volt. But I have already mentioned that कि जब हम जो है वो ऑपरेट करते हैं इस मास स्पेक्ट्रम को, व्हेन वी परफॉर्म EIMS स्पेक्ट्रम, देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप जो है वो आयोनाइजेशन एफिशिएंसी कर्व को जो है वो डिस्कस करें, देन वी हैव here this is the energy of electron beam और यहाँ आपके पास नंबर ऑफ आयंस होंगे, या इसे जो है वो आयोनाइजेशन एफिशिएंसी भी आप कह सकते हैं। अगर इसको जो है वो देखें, देन वी हैव इस तरह आपके पास एक कर्व आएगी। सो दिस इज पॉइंट ए, अगर आप इसे ए लेबल करें या कुछ भी आप लेबल करें, दिस इज आयोनाइजेशन। ये जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उस मॉलिक्यूल का, एंड सपोज दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ जो है वो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक सर्टन पॉइंट पे जाके जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है, इसकी जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन बीम की, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इट इज 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हियर वी हैव 20, 30, 40 एंड देन 60. So maximum number of ions they are formed at 50 electron volts, but we perform the mass spectrum at 70 electron volt, 80 and 90 and 100. So why we perform mass spectrum at 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसकी रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें आप जो है वो मास स्पेक्ट्रम परफॉर्म कर रहे हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी है वो है 50। अगर कोई भी आप जो है वो इंस्ट्रूमेंटल अनइंटेंशनल एरर की वजह से अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी उसकी कम हो गई, देन नंबर ऑफ आयंस फॉर्म जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। बट इफ़ यू परफॉर्म द मास स्पेक्ट्रम एट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन आएगी कि वो 65 पे या 75 पे या 62, 3 पे जो है वो अगर कुछ अनइंटेंशनल एरर की वजह से फ्लक्चुएशन होती है, तो उसमें जो है वो नंबर ऑफ आयंस में उतना जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। सो दैट्स वाई वी परफॉर्म मास स्पेक्ट्रम इन EIMS टेक्निक एट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो आप थोड़े से आयंस को सेक्रीफाई करते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो एक हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइन आपकी आ रही है, जहां नंबर ऑफ आयंस जो है वो कांस्टेंट हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहे। सो दैट्स वाई व्हेन वी परफॉर्म द EIMS स्पेक्ट्रम एट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर उसमें जो है वो कुछ फ्लक्चुएशन आती है उस 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो अफेक्ट नहीं करेगी जो है वो नंबर ऑफ आयंस को, बिकॉज जो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो आपको जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपको स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रफली द ionization efficiency curve. So this A is the ionization potential, and number of ions gradually increase as we increase the energy of the electron beam. मिसाल के तौर पे अगर हम इसे जो है वो अप्लाई करें on the mass spectrum of benzoic acid, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, अगर बेंजोइक एसिड का स्पेक्ट्रम आप ले रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसका मास स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही पीक आएगी, मॉलिक्यूलर आयन केटायन रेडिकल 122 m/g। ये आपके पास जो आइसोटोपिक पीक है एट 123। अगर आप बेंजोइक एसिड को देखें, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 122
तो ये इसका m/z। सो अगर आप जो है वो लो एनर्जी पे EIMS स्पेक्ट्रम ले रहे हो इस बेंजोइक एसिड का, देन वी हैव ओनली मॉलिक्यूलर आयन पीक। इफ यू इंक्रीज द एनर्जी, आप जो है वो इसी स्पेक्ट्रम को, इसी बेंजोइक एसिड का स्पेक्ट्रम अगर आप लेते हैं, सो इफ वी टेक द EIMS स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम बेंजोइक एसिड एट 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी जो है वो एनर्जी है, देन वी हैव molecular ion at m/z 122 and here we have 123 और यहाँ आपके पास एक और फ्रैगमेंट आएगा at m/z 105 and when we perform the spectrum at 20 electron volt, then we have आपके पास मॉलिक्यूलर आयन m/z 122, ये आपके पास 123 एंड वी हैव 105, वी हैव 77। सो इट मीन्स जैसे आप जो है वो एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस इज इंक्रीज्ड। इसी बेंजोइक एसिड का स्पेक्ट्रम अगर हम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लें, देन वी हैव नो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी हैव मॉलिक्यूलर आयन m/z इज इक्वल टू 122 123, ये जो है वो m/z है और यहाँ परसेंट रिलेटिव अबंडेंस है, सब में आप जो है वो यही कंसिडर करेंगे। देन वी हैव 105 एंड वी हैव 77 एंड वी हैव 51 एंड देन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, यहाँ जो है वो इस तरह कुछ फ्रैगमेंट जो है वो आ रहे हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रैगमेंट्स जो है वो 39, इस तरह ये फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं। सो इट मीन्स आप अगर बेंजोइक एसिड के जो है वो स्ट्रक्चर को इन मास के साथ और इन फ्रैगमेंट आयन के साथ जो है देखें, देन वी हैव दिस बेंजोइक एसिड, यहाँ आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक 122, आइसोटोपिक पीक 123 और 105 जो पीक आ रही है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 122 एंड 105 देन रिमेनिंग इज 17। तो अब इसमें से 17 का फ्रैगमेंट जो है वो ये रेडिकल जो है निकलेगा, इट इज केटाइन रेडिकल, और इसमें से आप जो है वो -OH रेडिकल। वी नो दैट अगर आप जो है वो, तो ये आपके पास फ्रैगमेंट जो है वो m/z इज इक्वल टू 105। तो ये जो 105 का फ्रैगमेंट है ये इसके लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं रेजोनेंस होगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा दिस वन। 77 जब ये सारा जो है वो COOH इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकल जाए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि अगर आपके पास एक जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है, दिस मॉलिक्यूलर आयन अगर ये सेपरेट होता है, इसमें से कोई रेडिकल निकलता है, देन वी हैव केटाइन प्लस रेडिकल, और अगर जो है वो इसमें से कोई न्यूट्रल निकलता है तो आपके पास कोई भी जो है वो बी केटाइन प्लस न्यूट्रल, और ये जो है वो इसे आप ABC कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो आपके पास ये केटाइन रेडिकल ही रहेगा। अगर इस जो है वो केटाइन से माइनस कोई भी जो है वो आप न्यूट्रल जो है वो निकाल रहे हैं, कोई भी N, देन ये जो है वो या B या C लिख लें, C पॉजिटिव। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ आपके पास जो है वो एक बेंजोइल केटाइन है, अगर इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, तो आपके पास जो रिमेनिंग रहेगा -CO, तो ये होगा फिनाइल। ये भी केटाइन है, फिनाइल भी केटाइन रहेगा क्योंकि आपने वहाँ से न्यूट्रल जो है वो निकाला, तो ये फिनाइल के लिए है, फिनाइल केटाइन।
ये आपके पास इस तरह है, ये केटाइन, ये भी केटाइन, ये भी केटाइन और ये भी केटाइन। अब यहाँ आपके पास 4 कार्बन्स और 3 के साथ हाइड्रोजन है, एक के साथ हाइड्रोजन नहीं। सो इट मीन्स when you perform the EIMS spectrum of this benzoic acid at 70 electron volt, we have lot of structural information जिससे आप अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जो है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखें, अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन है। जैसे ही आप जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ आयन्स gradually increased, which will give lot of structural information. So that's why we perform the EIMS spectrum at 70 electron volt. In certain other cases जो है वो कुछ ऐसे complex molecules होते हैं कि अगर आप उनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें तो बहुत से जो है वो कम्प्लेक्स फ्रैगमेंट जो है वो बन जाएंगे और नंबर ऑफ फ्रैगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है वो जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उन केसेस में हम जो है वो जो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी है वो कम भी रख सकते हैं। सो इट मीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन शॉर्ट व्हेन इट इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन नंबर ऑफ फ्रैगमेंट आयन्स इज इंक्रीज्ड विच विल गिव लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। दो दिस इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का जो मेथड है, जितने भी आप जो है वो एनालिसिस करते हैं, मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। इट मीन्स दिस टेक्निक EIMS is widely used method in ionization for organic compound, but there are certain disadvantages associated with this technique. For example, number 1, sometimes it is difficult to identify molecular mass of some compounds. मिसाल के तौर पे अगर आपका जो है वो मॉलिक्यूल वो आयन में कन्वर्ट होता है, हम जो है वो कहते हैं मॉलिक्यूल प्लस इलेक्ट्रॉन बीम, एंड वी हैव if this molecular ion is highly unstable, then it is very difficult to know the molecular mass of this molecular ion. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आयन सोर्स में जो है वो केटाइन में कन्वर्ट होगा वही डिकम्पोज हो जाएगा. सो दिस इज अ ड्रॉबैक विच इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक. तो मिसाल के तौर पे हम जो है अगर इसे जो है वो एग्जांपल दें, इफ़ वी हैव मास स्पेक्ट्रम अगर हम लेते हैं CH3 CHOH CH2 CH3 2 ब्यूटानॉल. अगर आप इसका जो है वो मास स्पेक्ट्रम लें, देन वी हैव M/C and here we have relative abundance percent, relative abundance. अगर आप इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास लें M/Z, इसका जो है वो कैलकुलेट करें, then it is we have 4 carbon 48 and 1 oxygen 16, and here we have hydrogen 3 2 5 and then 3 8 9 10. सो इट मीन कि आपके पास यहाँ 74 पे एक पीक आनी चाहिए मॉलिक्यूलर आयन की. तो यहाँ इतनी कम जो है वो इंटेंसिटी की पीक आती है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये मॉलिक्यूलर आयन है. दिस इज मॉलिक्यूलर आयन M/Z एट 74, एंड देन फिर इसमें जो है वो कुछ फ्रैगमेंट्स आएंगे. 74 से आप जो है वो मिथाइल को माइनस कर लें तो आपके पास 59 पे फ्रैगमेंट आएगा. फिर कुछ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, फिर बेस पीक इसकी जो है वो इसकी वजह से जो है वो बनेगी 45 पे, एंड देन वी हैव 29 31 CH2OH की वजह से. तो फ्रैगमेंट साइंस तो आपके पास आ रहे हैं, बट द इंटेंसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर आयन इज वेरी लो.
जो कि जिससे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि जो आपने कंपाउंड बनाया है या जो आपने आइसोलेट किया है या जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये वाकई जो है वो 2-ब्यूटानॉल है या नहीं। यहाँ तो इंटेंसिटी बहुत कम है। अगर आप किसी और मालिक्यूल को देखें, अगर यही हम EIMS लें एक और कंपाउंड का जो कि अल्केन है C9H20 का जो है वो आइसोमर है, ठीक है। और ये जो आइसोमर है इसका स्ट्रक्चर नोनेन का जो है वो आइसोमर है CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 ये जो है ये आपके पास जो है वो 9 कार्बन है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जब आप यहाँ देखेंगे m/g अगर आप इसकी कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर मास इसका अगर आप ले लें C9 है और 108 and 20 सो इट इज़ 128। तो यहाँ जहाँ 128 है मॉलिक्यूलर आयन m/g 128 नो पीक, इसकी पीक जो है वो अपीयर नहीं होगी, ठीक है। हम इससे जो है वो अब इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा और जिसकी जो फ्रैगमेंट पीक्स हैं वो जो है अपीयर होंगी। फर्स्ट सपोज हियर वी हैव 113 एंड वी हैव 99 और वी हैव 71, फिर इस तरह जो है वो 43 पे आइसोप्रोपाइल की जो है वो ये बेस पीक होगी 61 71 14 57। ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक दो। अभी हमें तो स्ट्रक्चर का जो है वो हमें पता है कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। आप जो है वो 128 से 15 माइनस करते हैं, एक मिथाइल निकालते हैं, आपके पास 113 आता है, फिर एक और CH2 14 निकालते हैं, 99 पे पीक आ रही है, फिर आपके पास 71 और इसका जो है वो अगर आप डिफरेंस लें तो ये भी आपके पास 14 का है, इसका और इसका डिफरेंस लें ये भी आपके पास 14 है, जो बता रहा है कि आपके पास CH2 आप जो है वो माइनस कर लें। बट इन दिस केस अगर आप जो है वो दिस इज m/g एंड दिस इज परसेंट रिलेटिव अबंडेंस, यहाँ आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक अपीयर नहीं होगी। सो दीज ड्रॉबैक्स they actually limit the application of this use. It means all those compounds are molecules whose molecular ion is highly unstable. It is very difficult to determine the molecular mass of these compounds. This is the drawback which is associated with EIMS. Second is it is difficult to differentiate between isomers. Suppose we have, अगर आपके पास एक कंपाउंड है मिथाइल बेंजीन, आर्थोक्लोरोमिथाइल बेंजीन, मेटाक्लोरो एंड देन पैराक्लोरोटॉलुइन। दीज आइसोमर्स अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो देखें इट इज़ 126, ठीक है। आप अगर इसका स्पेक्ट्रम लेंगे या आप इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं या आप इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, सबका स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट जो है वो सेम होगा। आपके पास 128 पे आइसोटोपिक पीक और 126 पे मॉलिक्यूलर आयन पीक और आपके पास जो है वो 91 पे बेस पीक। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह नाइन्टी वन here we have 128 126. This 128 is isotopic peak and here this 126 it is molecular ion peak. अब
जो है वो यहाँ एक अगर और फ्रेगमेंट है 61 पे तो वो भी सब में कॉमन है. So mass spectrum of all these isomer is very similar, having same molecular ion peak, isotopic peak and base peak and then some fragment ion peaks. So that's why it is very difficult to differentiate between ortho, meta and parachlorotoluenes. So this is the second drawback which is associated with EIMS. The third one, अगर मैं आपको जो है वो याद कराऊँ, हमने ये कहा था in EIMS the first requirement is the conversion of our molecules into vapors. Some of the compounds अगर वो highly unstable हैं, जैसे आप उनको हीट करेंगे, so before they convert into vapors वो decompose हो जाए. So thermally unstable compounds cannot be identified. Thermally unstable compounds, they cannot be identified with the help of this EIMS, because we know that if our molecule, आपने इसे जो है वो first you have to convert into vapors and these vapors are then converted into ions. और अगर ये vaporization से पहले ही decompose हो जाए, then we cannot determine the mass spectrum, और आप उसका ना molecular mass जो है वो convert कर सकते हैं, ना हम उसका जो है वो mass spectrum जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे. हाँ अलबत्ता अगर आप फिर भी उसका mass spectrum जो है वो परफॉर्म करते हैं तो जो इससे decomposition products बनी होंगी, मिसाल के तौर पे आप इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके A प्लस B इस तरह कुछ फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, तो जो mass spectrum आ रहा होगा वो इन decomposition products का होगा, इसका mass spectrum नहीं होगा. So it means the third drawback which is associated with EIMS is the we cannot determine the mass spectrum of thermally unstable compounds. And the last one is there are also some other compounds which cannot be converted into vapors. वो highly non-volatile compounds होते हैं. Some other compounds are too involatile या non-volatile. They cannot be converted into vapors या आयंस में जो है वो कन्वर्ट नहीं होंगे. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है स्टाइरीन, आप इसका पॉलीमर बना लें पॉलीस्टाइरीन. अगर आप इस पॉलीस्टाइरीन का मास स्पेक्ट्रम लें, जो स्ट्रक्चर है CH, CH2, ये N इस तरह जो है आप इसे कर रहे हैं, दिस इज पॉलीस्टाइरीन. अगर आप इसका मास स्पेक्ट्रम लें पॉलीस्टाइरीन का, दिस इज relative abundance % M/G, no peak appear, because this polystyrene it cannot be converted into vapors, not converted into ions with the help of EIMS. So that's why कोई भी ion या कोई fragment नहीं बना होगा. So we cannot determine the mass spectrum of this highly non-volatile compound. So this is the fourth one drawback of this technique EIMS. अब ये जो problems हैं which are associated with EIMS, they can be addressed by some other techniques. तो ये बात आप याद रखें, there is not only a single technique which is used to convert the molecules into ions with the help of electron beam. In very preliminary या primary जो text books हैं उसमें ये mention होता है कि ये ionization it can be carried out with the help of electron impact, या electron से आप ionization कर रहे होते हैं. No doubt this electron impact ionization, it is the most widely used method, but it is not only the one method which is used for the conversion of molecule into ions. I will discuss in my upcoming lecture some more soft technique which are used for the conversion of molecules into ions. Thank you very much.